Mr. Sinha, please. Mr. Sameer Shishodia. Ms. Shagun Sabharwal. और प्रधान से सरोज जी. समय की बाध्यता को देखते हुए हमने दो सेशंस को अब एक ही में मर्ज कर दिया है, क्योंकि आप में से कई लोगों को निकलना भी था. तो सिन्हा सर, इसको हम कोशिश ये करेंगे कि 45 मिनट में इसको है हम क्लोज कर दें, क्योंकि कई लोगों की फ़्लाइट है, ट्रेन्स भी हैं. तो आई होप इट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू. तो 2:50 के आसपास इसको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे. और जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट अप्रोच है. तो हमारे पैनल डिस्कशन का यही सब्जेक्ट है. तो किस तरीके से ये जो पिछले 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों की, उसको एक व्यापकता कैसे ला सकें, उसे विस्तृत कैसे बना सकें और सभी चीज़ों को एक जगह कैसे ला सकें. तो जो कल और आज जो सारी बात हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हुई, पानी को लेके हुई, जंगल को लेके हुई, और अभी जो फंडिंग को लेके हुई, और तमाम जो सॉल्यूशंस हैं, तो उसे कैसे हम एक जगह लाएं. और जहाँ तक कल भी ये बात हुई, आज फिर बात हुई कि साइलोज़ में बहुत सारी बातें होती हैं. तो विशेष तौर पर सर आप हमारे साथ में हैं, तो जो हम कहते हैं भाई, जो होल ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, होल ऑफ सोसाइटी की बात होती है. और मैं सर व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और देहरादून से आता हूँ. तो जब भी हमारे शहर का जिक्र होता है बड़ा अच्छा लगता है. तो भी अमित जी हैं यहाँ पे, अभी अमित कहाँ बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू. ये नई जानकारी मिली, ये भी एक बहुत बड़ा टेक अवे समागम 2024 का है कि आपका ससुराल देहरादून में है. तो हम भी लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं, तो थैंक्स फॉर दैट. तो मैं असल में उदाहरण उत्तराखंड का इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि 2 और राज्य हैं, हम 3, क्योंकि बहुत से लोग आप में से छत्तीसगढ़ और झारखंड से यहाँ पर हैं. और आपको पता है, याद दिलाना चाहूँगा कि वर्ष 2000 में नवंबर के महीने में हम तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ था. छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य जो हैं, नवंबर 2000 में तीनों राज्यों का गठन हुआ. और मैं अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं, आपदाओं की बात करूं, तो हमारे राज्य में 2013 के बाद सर, केदारनाथ आपदा के बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया है. वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है राज्य के आपदाओं के इतिहास का. और 2013 के बाद से जो है आपदाओं का ग्राफ निरंतर बढ़ा है. तो एक तो सर ये डिज़ास्टर वाली बात भी हो गई, क्योंकि जब हम क्लाइमेट की बात करें तो डिज़ास्टर की बात निश्चित तौर पर करनी है. अब जब क्लाइमेट की और बात होती है, क्योंकि उसके इतने सारे और पहलू हैं, मैं फिर से अगर अपने राज्य के स्टेट एक्शन प्लान का मैं जिक्र करूं, तो सर उसमें 12 अलग अलग पहलू हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के. तो हमारे पास समय तो खैर बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, लाइफ स्टॉक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, तमाम पहलू हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सी इनोवेटिव पॉलिसीज़ हो सकती हैं, वो क्या क्लाइमेट फाइनेंस के मॉडल हो सकते हैं, लोकल एक्शंस की बहुत सारी बात हो रही है, ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट. तो जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है. और आज सुबह आप में से हो सकता है कुछ लोग ना रहे हों, जब सचिव साहब यहाँ से बोल रहे थे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि यूरोप जिसका टारगेट नेट ज़ीरो का 2050 है, तो वो उस 2050 के चक्कर में कई तरीके से अब उसको कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ रही हैं. तो ये सर थोड़ा सा पृष्ठभूमि थी, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट था. पहला सवाल श्री NN सिन्हा सर से हमारा रहेगा. आप जो हैं, हाँ वही, आप जो हैं श्री NN सिन्हा सर जो हैं हमारे, वो 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और आप पूर्व में सचिव रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में भी आप रहे हैं. इसके अलावा NHAI के आप चेयरमैन रहे हैं, और भी आपके बहुत सारे अलग अलग विभागों में आपने काम किया है. इसके अलावा समीर जो हैं, रेन मैटर फाउंडेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ज़ीरोदा संस्था से भी आप लोग जुड़े हुए हैं और आप समीर व्यक्तिगत तौर पर रेन मैटर को पिछले 3 सालों से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी आप कई आपके प्रयास हैं। आप कुर्ग में आपने एक फार्म खोला है और उसी से जुड़ी हुई और अन्य कई गतिविधियाँ कर रहे हैं। शगुन जी की मुझे याद है पिछले साल भी हमें आपको मिलने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप रीजनल डायरेक्टर हैं एशिया को इम्पैक्ट में, और जहाँ पर आप प्रोग्राम स्ट्रैटेजी ग्रांट मेकिंग इनिशिएटिव्स को लीड करती हैं। तो आपका एक बड़ा लंबा चौड़ा आपका एक बैकग्राउंड है, आप बड़ी पैशनेट हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, और आपका एक ग्लोबल आपका अनुभव है। आपकी जो डॉक्टरेट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और सरोज जी जो हमारे बीच में हैं, आप मुझे लगता है आप सभी लोग आपसे परिचित हैं। आप कार्यकारी निदेशक हैं प्रधान संस्था के, और पिछले 26 वर्षों से जो है आप चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क, और भी बहुत सारे आपने काम किए हैं। तो समय की कमी को देखते हुए NN सिन्हा सर, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्योंकि इतने सारे गैप्स की बात होती है, तो सर अगर आप स्पेसिफिकली कोई 3 या 4 कोई ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट कर सकें, क्योंकि आप सरकार में इतने वर्षों तक रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जो हमारा विषय है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर अगर हम 3 या 4 प्रमुख बिंदुओं पे जोर डालें। लेकिन सर इसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हम सर रूरल एरिया के बारे में अगर उसको और नैरो डाउन कर दें, और वो भी लाइवलीहुड और क्लाइमेट चेंज को जोड़ते हुए, तो इस पे सर आपके विचार जानना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी ज़रूरत मुझे दिखती है कि जब हम इम्पैक्ट एट स्केल देखना चाहते हैं, तो ये इम्पैक्ट एट स्केल तभी आएगा जब आप पब्लिक सिस्टम से जुड़ेंगे और अपनी डिस्कशंस और एक्शंस भी पब्लिक सिस्टम के अराउंड सेंटर्स करेंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ों में जिसे बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे बाकी क्षेत्रों में भी इस तरह के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, और पर अनफॉर्चुनेटली उसकी मेमोरी हमारी बहुत धीमी होने लगी। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोग ग्राम पंचायतों के साथ नरेगा के अंतर्गत काम करते हैं, पर हमने ये देखा कि वही काम अन्य कार्यक्रमों से भी हो रहा है। वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी कर रहा है, जबकि जो वर्क्स होना है वो वर्क्स एक ही नेचर का है, और कोई वो तो साइंस के बेसिस पे होगा, वो जियोलॉजी के बेसिस पे होगा। तो हमने करीब 2,60,000 ग्राम पंचायतों का इस तरह का प्लान बना दिया। अभी पिछले सप्ताह मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो वहाँ पर गांव में बातचीत करने में पता चला कि उस प्लान की कोई याद भी नहीं। तो एक बड़ा काम हमें ये होना चाहिए कि इस तरह का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक प्रोग्राम्स बने हैं, उनका इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पे करें, और जितने भी हमारे साथी हैं सबको ये सिखाएं कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ उसके अराउंड ही सेंटर करनी। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। हमने ये सोचा कि जो जल वाटर इकॉनमी है, वाटर बजटिंग है, उस पर आप चर्चा कैसे करेंगे। तो एक तरीका निकाला गया जिसको जलदूत का नाम दिया गया। जलदूत में ये कहा गया कि आप मानसून के पहले और मानसून के बाद गांव में 2-3 कुओं को चुन लीजिए, और उनमें जो वाटर का लेवल है उसको मेजर कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए कि वो वाटर के लेवल कैसे वेरी कर रहा है अक्रॉस दी ईयर, और उस पर फिर चर्चा प्रारंभ करिए। तो एक उससे भी जब आप जल पे चर्चा प्रारंभ करेंगे तो फिर बात आएगी, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हमने एफर्ट किया कि और भी ज़्यादा करा जा सकता था, हमने नहीं किया। तो ये एक दूसरा पहलू है। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म का भी एक अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए। और एक तीसरा जो प्लेटफॉर्म के नेचर का नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अमृत सरोवर मिशन का नाम सुना होगा, और अमृत सरोवर मिशन में मैं लास्ट देख रहा था कि 62-63 हज़ार तालाबों का, बड़े तालाबों का निर्माण हुआ। हर तालाब का आकार लगभग
10,000 स्क्वायर मीटर का, मतलब 1 हेक्टेयर का साइज़ था। और कई जगहों पे, झाबुआ वगैरह जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ तो 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर जैसे बड़े तालाब बनाए गए। पर जो दूसरा इसका बड़ा पहलू है वो है वैसे तालाब जो बाद से भर गए हैं, इसमें सिल्टेशन से पूरा भरा गया है। उन तालाबों को काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग डिसिल्टेशन करा सकते हैं और उसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे खेती पर भी लाभ पहुंचेगा। दूसरा, ज़्यादा पानी रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक, उससे आप लाइवलीहुड एक्टिविटी भी कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा। तो इस तरह के तालाबों की बड़ी संख्या में हमें डिसिल्टेशन कराने की ज़रूरत है। और खुशी की बात यह है कि इसमें काफ़ी सारा काम हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से करा सकते हैं और खर्च बहुत कम है उसमें, क्योंकि अगर आप नया तालाब खुदवाने जाइएगा तो उसके 1/4 में इन तालाबों को रिजुविनेट किया जा सकता है। जो आपको खर्च आएगा वो सिर्फ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में आएगा और दूसरा जो उसकी एक्सकेवेशन है उसमें लगेगा। बाकी वहाँ से जो मूवमेंट का खर्चा है उसमें कोई खास खर्च नहीं है। जबकि अगर आप पब्लिक सिस्टम्स से, पब्लिक बजट से करने जाइएगा तो लगभग 75% एक्सपेंडिचर उस एक्सकेवेटेड सॉइल को वहाँ से हटाने में खर्च आता है। तो मुझे लगता है एक बड़ी चर्चा का विषय ये भी एक होना चाहिए। और पंचायतों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच में जो कोलैबोरेशन होना चाहिए, और वो इन सारी एक्टिविटीज़ का बेसिक अगर चर्चा होनी है तो वहीं पे होनी है। हम लोग गाँव में जब जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका विजन पूछते हैं कि क्या आप 5 साल में क्या देख रहे हैं, 10 साल में क्या देख रहे हैं, क्या हम इस विजन को क्लाइमेट चेंज के अराउंड भी सेंटर कर रहे हैं। वो चर्चा भी की जानी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम अभी चर्चा को सिर्फ लाइवलीहुड के ही इस पे सेंटर कर रहे हैं। प्रॉब्ली हम लोग जेंडर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो विज़न है उस विज़न में जो क्लाइमेट के चलते रिस्क आ रही है, उन रिस्क को और उसके अगेंस्ट जो मेजर्स कम्युनिटी, CSOs, गवर्नमेंट सब मिल के ले सकते हैं, उसको भी करना जरूरी है। और ये जैसे सभी साथियों ने पहले चर्चा की कि ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। लॉन्ग टर्म एक्टिविटी बिना इस तरह के लॉन्ग टर्म विजन के हो नहीं सकती है। तो उस सर मेरा थैंक यू सर, आपने एक्टिविटीज़ पे प्रकाश डाला, लेकिन एक क्योंकि आप इतने साल सरकार में रहे तो कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े दायरे से उसमें अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें संक्षेप में। I think one has to base it on the INRM activities. So until unless you conserve water, you ensure that the resources that hold back water, that improve the availability of water, are enhanced through measures like what I just mentioned. Things are not likely to change. And I think reforms in the way the communities, the government, the CSOs, the Panchayati Raj systems work together through platforms like GPDP, ERP, etc., have already been done. I think the idea now is to not look for always reforms, but to ensure that these are actually put to implementation, and we are able to derive benefits of them. Sir. कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कह सकते हैं, but I think I'll leave for discussion. For example, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा। अभी हमने स्टील में डिकार्बनाइजेशन की चर्चा की। स्टील के डिकार्बनाइजेशन के लिए अगर हम बायोचार का इस्तेमाल करें तो बड़े पैमाने पे एग्रो फॉरेस्ट्री का काम हो सकता है। हमने देखा कितना हमें, अगर 5 मिलियन टन हमें बायोचार की ज़रूरत है तो कितने एरिया से वो आ सकता है।
तो हमें लगा कि ये लगभग 3 लाख हेक्टेयर के करीब आएगा, मे भी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना पड़ेगा। तो स्टील सेक्टर हो गया या पावर सेक्टर हो गया, तो इस तरीके से भी हम फार्मिंग इकॉनमी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने क्लाइमेट चेंज को भी प्रभावित कर सकते हैं, अपने INRM भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन सेक्टर्स से भी लिंक करना ज़रूरी है, जैसे कि साइंस से लिंक करना ज़रूरी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनसे लिंक करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स के अलावा के साथ साथ जो सिस्टम्स ऑलरेडी विच आर देयर एंड हैव बीन पुट इन प्लेस, to utilize them is extremely important. थैंक यू सर सो मच। शगुन जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा, क्योंकि आपका बड़ा फोकस सिस्टम्स चेंज के ऊपर है। आपका एक, जैसे हमें पता है, आपका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वैश्विक एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो बात यह है कि हमारा देश बाकी दुनिया से क्या सीख सकता है, पहली बात तो ये है। लेकिन उसी के साथ में जुड़ा हुआ दूसरा पहलू भी है कि बाकी दुनिया जो है, वो जो हमारा विषय है आज का, जो इस पैनल का हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की, तो दोनों तरफ से उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। Yeah, sure. So thank you so much for inviting me here. And I think जो सर ने अभी बोला, सिन्हा सर ने, कि impact at scale is something that everyone wants to focus on, right? Like ultimately हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को benefit हो. But when it comes to things like climate, it becomes very important that we build on systems that are already existing. So what do we mean by systems, right? System means आपका एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का सिस्टम है, जिस पे एक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. And there could be market systems also, there are also public systems, like sir was saying. So Co-Impact, which is the organization that I am representing, is a global philanthropic organization. And हमारा objective ये था, जो हमारी founder है, जब उन्होंने Co-Impact को, when she started it, the vision was that can we get the funders and the local organizations to come together. And when I say local organizations, these are local civil society organizations that are very much embedded in the community. Because what is happening is, आपका अगर system community से दूर जा रहा है या community की actual needs को fulfill नहीं कर पा रहा है, we do need someone to bridge that gap. And we felt in Co-Impact that it is important to give long-term funding to these civil society organizations. जैसे private sector में आपके startups होते हैं, आप उनको capital देते हो, where they can even make mistakes, they can grow their organization, get the right talent. So why can't we do the same thing with the social sector? Now, जब climate की बात आती है और systems change की बात आती है, it becomes very important that whether it's health, whether it's education, or whether it's economic opportunities, we need to start looking at how do we start integrating a climate lens in these existing systems, right? So, and what is also happening is climate issues are very hyper-local in nature. The solutions will be hyper-local. So, if we are not being able to bring the communities along, then the solutions that will be very technocratic, they'll be very top-down, and they will not work at the ground level. So what we are trying to do is to say, can you marry this idea of having the community perspective with scale? And when we say scale, it's the scale of the problem. Aapka denominator kya hai? What is the proportion that you are talking about, right? So let me give you a very concrete example in case of climate. Now social protection, so sir ki baat mana jaye, so social protection systems jo exist karte hain, a lot of countries, especially in global south, have very advanced social protection systems. Whether it is ways in which aap cash transfers dal sakte hain, whether you can do public works, MG Narega ki baat hui. So can we now think of these social protection systems and see whether they can also build adaptive capacities at the community level from a livelihood perspectives and other perspectives for the communities to do better. So rather than having new solutions, so aap unko scale kaise karoge? Can the existing system of social protection, for example, be used in this case? Now you were talking about the global versus the, so we do work in a lot of other global south regions, Africa, Latin America, and in Asia, we also work in Indonesia. And what I'm seeing is, and the theme for this, I'm sure, was how do we break silos, because climate is so cross-cutting.
And a lot of organizations, a lot of our partners across these countries are trying to solve for very similar issues. So what I see actually is कि सबके issues और problems काफ़ी हद तक same हैं, but सबके solutions भी वहीं पे आ रहे हैं कि how do we bring what Pradhan is trying to do, right? How do we build that bridge ताकि system can become more responsive and the communities find a way to to reach to the system. And what I am saying is that how can we build that south to south learning, to south collaboration? Like we have a partner in Indonesia, because Indonesia is also suffering a lot from this whole climate and their ecological focus, and they are also looking at this idea of having bioeconomic districts at the local level where you are producing things which are climate focused. How do you link them with market, which is very similar to a lot of organizations here in India. And the last thing I'll say is that the whole thing here is that poverty reduction becomes again very, very central to climate change, because the people who are most impacted are the most vulnerable and they have the least way to adapt. So they have a double whammy. आपको सबसे ज़्यादा climate का shock भी लगेगा, लेकिन for you to cope with that climate shock, उसके लिए भी आपके पास सबसे कम. So how do we reach to these? So for example, I'll give the example of this ultra poor graduation approach that I know Pradhan is also involved in. You know, this was an approach that's been there for many years, and you're trying to do asset transfer, support these ultra poor households. The climate change is that even in the enterprise selection, अगर किसी ने eggs choose किया कि we are going to have a shop of eggs, in the extreme heat, the eggs are getting spoiled. तो आपकी जो selection है enterprise की, that also has to now have that climate lens to it. So I'll stop there. थैंक यू सो मच. और बड़ा आपने तो जो सर ने और आपने बात बोली कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ों पे नहीं है, जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं हम उन्हें कैसे स्ट्रेंथन करें. तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समीर, आपसे सवाल ये रहेगा कि चूंकि आप एक डोनर हैं, रेन मैटर एक बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट डोनर है हमारे देश में, तो और आप लोग क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी करते हैं, तो आप फिलैंथ्रोपी का रोल कैसे देखते हैं इन कैटलाइजिंग, जो जब हम मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन की बात करते हैं, और ये भी इसको भी फिर से हम उसी बात से जोड़ेंगे जो हमारा विषय है, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. तो कल सुबह जब ये पूरा इवेंट शुरू हुआ था, तो द बॉल वाज सेट रोलिंग अराउंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस होल थिंग, बिकॉज हम ये इंटीग्रेशन बोले या इंटरसेक्शनल थिंकिंग बोले, या आज हम साइलोज़ की बात सुन रहे थे. हेलो, इज दिस क्लियर? या हम साइलोज़ की बात कर रहे थे, या SDGs की बात करते हैं. I actually call them siloed development goals, because they again break the problem down into different bits and pieces. I think where it all comes together is at your home. हम देहरादून की बात कर रहे थे कि देहरादून के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है. पानी इंपॉर्टेंट है, हवा इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट है, रोड इंपॉर्टेंट है, वाईफाई इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है. कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? सभी कुछ इंपॉर्टेंट है. तो आपके घर पे तो आप ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो. यू डोंट हैव द लिबर्टी ऑफ पिकिंग एंड चूजिंग बिटवीन पैरामीटर्स, डिपार्टमेंट्स, you know, siloed goals. At your home, your M&E is everything, right? तो घर पे आप ओनर हो. गांव का ओनर कौन है? पंचायत का ओनर कौन है? आपके शहर पे किसकी ओनरशिप है? तो वो ओनरशिप एस्टैब्लिश करना बहुत क्रिटिकल पार्ट है, बिकॉज जो ओनर है वही ट्रेड ऑफ्स कर सकता है. और इफ़ यू रियली लुक एट इट, थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स आर बेसिकली बॉर्न व्हेन वी मेक बैड ट्रेड ऑफ्स अक्रॉस दीज वेरिएबल्स. कि हम इनकम सॉल्व करेंगे लेकिन आपका एसेट बेस 70-80% डाउन हो गया, राइट? या हम रीजनरेशन पे काम करेंगे लेकिन हम उसमें लाइवलीहुड्स का नहीं सोचेंगे, या हम ये दोनों सोचेंगे लेकिन आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बिकॉज आपका पैकेजिंग बढ़ रहा है और उससे आपको आज नहीं तो कल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी. सो एट योर होम यू डोंट हैव दिस लग्जरी, राइट? सो एंड अनदर थिंग वी रियलाइज्ड, वी आर अ वेरी फ्रेश एंट्रेंट इनटू दिस स्पेस. में से हमारी टीम में ज़्यादातर लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट हमने इसको सिस्टम्स लेंस से देखना शुरू किया एंड लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे, तो ये समझ में आया कि सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बट आज हम सॉल्यूशंस, फंडिंग और ज्योग्राफी को एक टाइट बंडल में लेके जाते हैं गाँव में.
और हम डिसाइड करते हैं कि क्या चलेगा। मैं आपके घर पे आके डिसाइड करता हूँ कि आपको प्लम्बिंग की ज़रूरत है या आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और ये फिर आप क्या ट्रेड ऑफ करोगे, राइट? मैं आपकी प्लम्बिंग सॉल्व करने के लिए आपके सबसे अच्छे फर्नीचर पे खड़ा होता हूँ, आपकी दीवार ख़राब होती है, राइट? और वो मेरा कॉल है, आपका कॉल नहीं है। और मैं ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ कि प्लम्बिंग पे आई हैव डन अ 9 out of 10, राइट? माई M&E goes excellently well. I declare success, the electrician declares success, the carpenter declares success, everybody declares success, but I have a messed up house. And this is where we are, not only in my village, but on my planet. So this decentralization is not a cute choice that we have. It is, unless we allow people and we enable people to own their places, we are not magically going to own the planet. It's impossible that we have custodianship of the planet if we don't have custodianship of my home. In that now, what is the choice I have? Suppose मेरी ownership है, तो मेरे पास choices क्या है? रात को भूख लगी है, फ्रिज खोला, उसमें कल के रात का leftovers है, तो वही खाऊंगा ना। बट अगर फ्रिज वेल स्टॉक्ड है, चॉइस है, तो I'll make better judgments. I'll make better choices. Similarly, for health problems at home, you pick from doctors. You don't solve it yourself. You pick from doctors. But when you have better choice, you pick better. So what we are trying to say is, choices की कमी नहीं है, solutions की कमी नहीं है, but their availability in a form where ownership can happen, custodianship can happen, is extremely weak at this point. Most places in the country do not have access. Sir भी ये बात कर रहे थे कि पहले कुछ हो चुका है, already solution है, फिर से उसको reinvent किया जा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Can we make it available? Right? Can we actually behave like ecosystems and infrastructure than always start from project mode? Right? So I think we can go easy on innovation, new policies, new thinking, and we can think of how do we deploy all the knowledge, all the good intent, all the infrastructure in a form that's available everywhere to every change maker. Now the change maker can be an individual, an SHG, panchayat. We have seen very enlightened politicians want to act in this way. Can we make it available to them? So as a foundation, that's what, at your home, everything comes together. It's already integrated. And enabling that set of choices which allows the actor at your home to act faster, act better. You need to scale, but scale is basically the unit of one. Each such actor needs to be enabled at the point and at the place they are. If you are able to do that, I think we'll at least create pockets of resilience, because I think this is already sliding down really, really fast. Thank you. थैंक यू. और आप तीनों में जो एक कॉमन थ्रेड जो महसूस करी मैंने समीर की, आप भी सभी यही कह रहे हैं कि भाई ये ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ नए के पीछे नहीं भागना है कि कुछ नया है तो कुछ नया कोई सिल्वर बुलेट होगा, लेकिन ये है कि जो हमारे पास में है, टेक अ स्टेप बैक, उसको हम देखें और जो बेहतर चीज़ें हो रही हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएं. इसी से जोड़ते हुए सरोज जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि प्रधान तो इतने स्टेक होल्डर्स के साथ आप काम करते हैं, तो ये जो अभी जो पूरी चर्चा में जो अभी तक बात निकली है, इसमें आपको क्या लगता है कि CSOs का क्या रोल हो सकता है सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने का? थैंक यू सो मच. हमको लगता है कि काफ़ी सारा बात इसके ऊपर में हो गया है, तो टाइम का इंटरेस्ट को देखते हुए मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा. तो एक जो कल से लेके अभी तक जो एक पॉइंट आया है और जो बेसिक मुद्दा है, अभी भी हम लोग का NN सिन्हा सर, सगुन एंड समीर जो बोल रहे हैं, द कम्युनिटी स्टुअर्डशिप इज़ वेरी क्रिटिकल. तो उसके लिए जो हम लोग का GPDP प्रोसेसेस है या VBRP से ऑलरेडी 100 मिलियन वुमेन SHGs एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में मोबिलाइज्ड है. So I think the changing the mindset of the people that Didi is very important. The being level, knowing level and doing level changes are very important. And decentralized community actions, तो इसका ऊपर में अगर हमने पंचायत and CBO collaborations and then
कम्युनिटी लेड एक्शंस को अगर ट्रिगर करें, जो एक्चुअली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से हम लोग देखे हैं, देयर आर मेनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वर डूइंग वेरी गुड वर्क, और ये कम्युनिटी स्टुअर्डशिप को आई थिंक दे कैन ट्रिगर द एंटायर प्रोसेस एक्चुअली. दिस इज नंबर 1. सेकेंड इज बिल्डिंग जो विनिंग कोalitions का बारे में हम लोग कल से अभी तक जो एक हमको लग रहा था कि दिस कोalitions इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एक ही स्टेक होल्डर से एंटर काम नहीं होगा. इतना बड़ा मुद्दा में अगर काम करना है तो आई थिंक गवर्नमेंट, CSOs, डोनर्स प्लस द CBOs, द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्लस द CSOs, ये बहुत बड़ा एक कोalitions बनाने का ज़रूरत है. और इसमें ओबियसली द स्ट्रेंथनिंग द एंटायर इकोसिस्टम इज़ वेरी क्रिटिकल एक्चुअली. तो उसमें हमको लगता है कि CSOs एक एनेबलिंग रोल प्ले कर सकते हैं. थर्ड इज जो हमको लग रहा था कि कल से अभी तक भी एक मेजर लर्निंग है, द रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे हैं, वेदर दैट इज द इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच और स्ट्रेंथनिंग द इकोलॉजी और रिवाइविंग द इकोलॉजी. सर ने बोला कि जैसे वाटर बॉडीज़ का रिनोवेशन, आई थिंक ए मिशन कैन बी थॉट ऑफ अबाउट दिस रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज़. एक्चुअली इतना सारा काम हुआ है, इतना डिसिल्टेशन हुआ है, तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड वर्क इन तमिलनाडु एंड वी आर डूइंग वेरी गुड रिजल्ट्स अराउंड दिस टैंक रिनोवेशन एक्चुअली. सो ये जो और ये कम्युनिटी का डिमांड है एक्चुअली. सो इसका ऊपर में अगर हमने थोड़ा सा रेजिलियंस एंड देन INRM अप्रोच प्लस टेकिंग द लैंडस्केप इनटू कंसिडरेशंस, लाइक विलेज कैन बी द माइक्रो यूनिट, बट आई थिंक एंटायर लैंडस्केप में अगर ये थोड़ा सा स्केल में काम करें एंड उसमें थोड़ा सा फोकस करें कि व्हाट वुड बी द पीपल लेवल आउटकम इन द शॉर्ट रन एंड द सिस्टम लेवल आउटकम इन द लॉन्ग रन. सो ये दोनों का ऊपर में एक परफेक्ट अगर बैलेंस रखा जाए. एंड फोर्थ इज़ बेसिकली द टारगेटेड इन्वेस्टमेंट. लाइक जो GPDP में जो प्लान हुआ है, आई थिंक वी नीड टू सी कि कितना % प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है. तो जहाँ पर हमको लगता है कि इस तरीके का मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स है, तो 70%, मोर देन 70% ऑफ द प्लान वर इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली. सो हमको जो पर्सनली भी लग रहा था, प्रधान का भी जो एक्सपीरियंस है, फिर जैसा बहुत सारा डिपार्टमेंट में साइलोस में प्लानिंग होता है, तो आई थिंक वी कैन थिंक ऑफ लाइक वन ग्राम पंचायत वन प्लान एंड ऑल द डिपार्टमेंट कैन बी कन्वर्स इनटू दोज प्लान एक्चुअली, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट, सब कुछ ये हो सकता है. क्यों? अल्टीमेटली हम उस हाउस होल्ड के लिए ही काम कर रहे हैं. सो ये सिस्टम थिंकिंग लेंस में कैसे हो पाएगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैसे हो पाएगा, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप कैसे हो पाएगा, आई थिंक यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा रोल CSOs प्ले कर सकते हैं. प्लस अनदर पॉसिबिलिटीज़ लाइक द एविडेंस बेस्ड लर्निंग. एक्चुअली फील्ड में जो काम हो रहा है, क्या होने से ये होता है, वेदर दैट इज लोगों का पर्सपेक्टिव को लेते हुए एक रीजनल बाय रीजनल इकोनॉमी का बात करें या सर्कुलर इकोनॉमी का बात करें, तो ये गांव में ऑलरेडी ये सब एग्जिस्ट करता है. तो इसको क्या हमने एक एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उसको लार्जर प्लेटफॉर्म में डिसेमिनेट करें, सो दैट उसका अराउंड में पीपल, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के अराउंड में एक बहुत अच्छे से काम हो. आई थिंक दीज आर 4-5 पॉइंट्स दैट. तो हमारे पास क्योंकि समय बार सर हम समय के बारे में कह रहे हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि CSO जब काम करती हैं तो सिस्टम के अराउंड काम करते समय बहुत एक्सपीरियंस पैदा होता है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर रिफ्लेक्शन करके अधिकतर जगहों पे ये मान के चलिए कि CSOs नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि संख्या कम है, डोनर सपोर्ट उतना नहीं है और सब जगह हो भी नहीं सकता है. तो जो जनरल सिस्टम है वो इतना रिजिलिएंट हो, इतना हम उसको बाय वे ऑफ गाइडलाइंस, बाय वे ऑफ ऑल डेवलपमेंट, SOPs एट्सेट्रा, या इस तरह का प्लेटफॉर्म्स तैयार करके कैसे इनेबल करें कि वहाँ पे बिना फैसिलिटेटिंग एक्टर्स के भी काम हो जाए. ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, और इसमें CSOs को एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो लर्निंग्स मिली है थोड़ा रिफ्लेक्शन करके उसको भी इवॉल्व करने और स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है. जस्ट एक पॉइंट सर का बात मैं ऐड करना चाहूँगा, लाइक ये जो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव का जो बात हम लोग करते हैं, तो व्हेन द लोकस ऑफ इनिशिएटिव इज विद द कम्युनिटी कलेक्टिव्स, तो वहाँ पर कोई CSOs ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का ज़रूरत नहीं है. जो काम आज हम करते हैं, कल का दिन कम्युनिटी कर सकता है और कर रहे हैं. सो आई थिंक ये जो ओनरशिप है
ये अगर उस पर्सपेक्टिव से अगर हमने काम करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं तो ये लार्ज स्केल पे ये हो सकता है, और ये स्केल तभी हो पाएगा व्हेन दिस इज़ कम्युनिटी ड्रिवन एक्चुअली। ये कोई थर्ड पार्टी या कोई CSO से या डोनर से है, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। और इसके लिए कम्युनिटी लेवल पे कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। छोटा सा बहुत इरेलीवेंट से एग्जांपल है, बट वो थोड़ा इस बात को इलस्ट्रेट करेगा शायद कि लोग प्रधान भी हम लोग उस जर्नी में शामिल थे और कई सारे और CSO शामिल थे। हम लोगों ने सोचा कि नरेगा से हम बहुत सारा काम करते हैं, कुएं खुदवा देते हैं और इस तरह के काम करते हैं, क्यों ना हम इसको इनकम जनरेटिंग एसेट्स के रूप में करें। तो ऑर्चर्ड डेवलपमेंट का काम टेकअप हुआ। कम्युनिटीज़ में हुआ कि भाई ये कैसे होगा, तो बागवानी सखी बात सोची गई। वो शायद SHG की एक मेंबर थी, और वो जब इस भूमिका में आई तो उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर हम एक्सपेंशन कर पाए झारखंड में। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लगभग हर साल करीब 20 से 25 हज़ार एकड़ में प्लांटेशंस ये हो रहे हैं। तो इस तरह का अगर हम कम्युनिटीज़ में कैपेसिटीज़ एट स्केल कर दें तो उससे भी काफ़ी होगा। और पर कैपेसिटी बिल्डिंग वैसे एक्टर्स को पहचानना होगा, कहाँ से आएंगे, किस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, किस तरह का इंडिकेटर्स इवॉल्व करना पड़ेगा उनकी मॉनिटरिंग में, कम्युनिटीज़ को कैसे अप्रोच करें, इन सब पे भी सोचने और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली CSOs उसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सर। शगुन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि एक तरफ तो भाई 1.5 डिग्री है, ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, और जो ये भी चर्चा हो रही है हमारे इस पैनल में वो यही हो रही है कि लोकल एक्शन पे हमें क्या करना चाहिए। अब हम सबको पता है बहुत बड़ा गैप है, तो आपके जैसे डोनर्स इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, तो अगर आप संक्षेप में कुछ बताना चाहें। सो आई थिंक हर डिफरेंट टाइप के डोनर्स होते हैं। कई लोग कहते हैं कि इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द ग्राउंड, न्यू सॉल्यूशंस, अर्ली स्टेज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आप टेस्ट करो, उसके बाद स्केल करो। सो दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Co-impact comes more to going back to the point that sir was saying कि जब तक आप सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो कुछ भी आप करोगे इट विल नॉट बी एबल टू रीच एंड इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, राइट। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो CSOs है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट अल्टीमेटली द आइडिया इज़ कि उनका एग्जिट हो जाए 5 साल बाद, 10 साल बाद। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपकी फंडिंग बहुत ही प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, बहुत ही शॉर्ट टर्म होगी, then you're not allowing these organizations on the ground to really work closely with the system and help the system, right? आपका एक public system है, government का system है, उसमें implementation issues हैं on the ground, कुछ सब कुछ, everyone is trying their best, but definitely collaboration की ज़रूरत है. So the way in which the philanthropy can play, it's not कि हम government का काम करें, and even the CSOs are not. So what we say is, can CSOs move from this direct implementer, a direct service delivery provider, to a systems orchestrator, which means कि rather than you going and opening your own schools, you say कि how can I make the existing schools better and support your diets in saying कि हम teacher training में help करेंगे या उसमें करेंगे, right? तो आप levers identify करो systems के and then help. तो उसमें I think the philanthropy can play a very very important role, because if you really say कि collaboration की जो value है, that is upfront. So for example, Pradhan, they collaborate at many different levels because no one can solve the problem alone. So I'll keep the answer short. So that's one thing. Second is LME की बहुत बात हुई, MLE systems की, इसकी. So I think there again we believe at Co-Impact कि the partner has to design, but वो 3 levels पे है. सबसे पहले कि लोगों की लाइफ में क्या impact change हो रहा है, उनका livelihood increase हुआ है, उनकी health better हो गई है. Second is कि system level पे क्या change हुआ है, और वो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने इतना बजट किया, एलोकेट किया इस चीज़ को, एक फ्रंट लाइन का कार्डर खोल दिया उन्होंने, जैसे MRPs खुल गए बिहार में टू हेल्प द मोस्ट वल्नरेबल, दैट्स अ सिस्टम इंडिकेटर, और वो चला नहीं जाएगा, एक बार हो गया है तो हो गया, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आपके सेक्रेटरी ट्रांसफर हो गए द होल प्रोग्राम गोज अवे. एंड द थर्ड इंडिकेटर इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आया है, जो CSO है themselves. So I feel that by philanthropy can really help in some of these things to give capital which is flexible in nature and can help organizations really grow and connect the system and the community together. Thank you for that.
समीर एक आपसे एक सवाल लेंगे और उसके बाद में हमारे पास थोड़ा समय बचता है तो वी कैन टेक अ क्वेश्चन और टू। आपसे छोटा सा सवाल आपसे भी ये है कि जो मॉडल की अगर हम बात करें, कोई फंडिंग मॉडल है या कोई इनोवेशन है, कोई नवाचार है, तो वो कैसे कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्पैक्ट, अगर आप अपने रेन मैटर के काम से ही अगर कोई उदाहरण हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें। So, no, I agree with what Shagun said. See, we are enablers of enablers in some sense, right? Final actors community hai. The government is a very large enabler, right? So when we describe system, the system is finally the citizens, right? Then the government is a very large enabling layer on it. CSOs are playing the role of, pushing the boundaries. R&D हो रहा है, नई चीज़ें ट्राई आउट हो रही हैं या कुछ कोर्स करेक्शन करना है, राइट? बिकॉज जो जिसको कटिंग एज या ब्लीडिंग एज बोलते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स एंड मार्केट विल प्ले वेयर थिंग्स आर ऑलरेडी प्रूवन एंड वी आर एनेबलर्स ऑफ एनेबलर्स इन सम सेंस, राइट? सो हम अपना रोल उस तरह देखते हैं एंड लाइक ही सेड वी आर enabling orchestration, we are enabling frameworks. It's almost an architectural gap कि ये जो आर्किटेक्चर ऑफ चेंज है, सो ये जो कोर एक्टर्स हैं इन सिटीजनरी, इन गवर्नेंस एट्सेट्रा, हाउ डू दे हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल देयर, राइट? सो हमारा रोल इज़ टू मेक श्योर दैट हैपन्स, एंड एज दैट हैपन्स, वेदर इट्स अ वन टाइम इनोवेशन और वेदर इट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग टूल्स एंड मेथड्स, एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इनेबल हो गए। जैसे कोविड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मरे, रेस्टोरेंट इकोसिस्टम तो लाइव था ना, रेस्टोरेंट्स केम राइट बैक बिकॉज आपका इकोसिस्टम स्ट्रांग है। सो हाउ डू यू एक्चुअली डीपन द इकोसिस्टम ऑफ एक्टर्स, ऑफ चेंज मेकर्स? और ये प्रोजेक्ट रूट के थ्रू नहीं हो सकता। इकोसिस्टम्स क्रिएट लास्टिंग चेंज, प्रोजेक्ट्स स्टार्ट एंड डाई ऑफ। So as part of your project, if you can deepen ecosystems, if you can actually create infrastructure that sustains, and you can create models that have figured out whether it's a social transaction or a business transaction, वो लंबा चलेगा। तो the act of creating it should actually जो enablers हैं, they should almost ensure their irrelevance beyond the act of creating it. The actors should take over. चलिए, थैंक यू सो मच। सरोज जी, आपसे एक सवाल ये है कि ये हमारा आखिरी, जैसे हम जानते हैं कि हम समागम के समापन की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए और अगर आपके जो साथी हैं, आप लोगों के लिए क्या लर्निंग्स हैं समागम 2024 से, और आप इन लर्निंग्स को अपने काम में आगे कैसे लेकर के जाना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आप। आपके पास में 3-4 मिनट हैं इसका जवाब देने के लिए। तो आई थिंक माना हम समागम जैसा इवेंट को, जैसा लास्ट टाइम भी हम लोग किए थे, इसको वन टाइम इवेंट जैसा नहीं देखते हैं। माना इट्स नॉट लाइक कि आज इवेंट ख़त्म हुआ तो ये ख़त्म हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये डायलॉग कैसे कंटिन्यू होगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक कल भी हम लोग सोच रहे थे कि ये पंचायत लेवल में इसको कैसे करके किया जाए, सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर एट द ग्रास रूट लेवल ये कैसे करके इसका अराउंड में शुरुआत होगा, वेदर दैट इज दैट लोकल एरिया रिसोर्सेस और उनका नीड, उनका एस्पिरेशन, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज बेस, रिजनरेटिव एग्रीकल्चर का। सवेरे हमने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो देखा कि उसमें बहुत लाइन स्विंग वगैरह नहीं है, बट उसमें मेज, काउपी और इसका कल्टीवेशन है, मिक्स्ड कल्टीवेशन है। तो बोला कि हमने ये तो आज का दिन में नहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा, बट ट्रेडिशनली अगर देखेंगे ट्राइबल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा होता था। बट समहाउ अभी लाइन सोइंग एंड देन इनर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, इसका अराउंड में ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं। सो एक था कि हम लोग जब इनिशियली प्रधान में भी बात करते थे, हम लोग 3J का बात करते थे, जल, जंगल, ज़मीन। कल भी हम लोग बहुत बार सुने हैं, ये लोग बोल रहे थे। तो अभी हमको लगता है कि 6J का बात करना चाहिए, जल, जंगल, ज़मीन। जन मतलब लोग, ह्यूमन रिसोर्सेस, बिकॉज लोगों के पास जिस तरीके का रिसोर्सेस है, द स्किल सेट है, उसका इंस्पिरेशन है, उनका पास पर्सन पावर है एंड अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत कुछ करने का। तो ये उस पर्सपेक्टिव से हमको देखने का ज़रूरत है। एंड 5th J इज़ दैट जंतु मीन्स लाइफ स्टॉक एक्चुअली, एंड 6th इज जलवायु एक्चुअली।
तो ये हम लोग कभी भी जब भी INRM का प्लानिंग करते थे ये सब बात नहीं करते थे। आई थिंक दिस 6J आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा जितना भी CSO पार्टनर्स है और कम्युनिटी का लोग भी आए हैं, इसी पर्सपेक्टिव से हमको अभी देखना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो एरिया डेवलपमेंट का बात हम लोग कर रहे थे, तो उसके लिए जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमको जो एक लर्निंग रहा है कि ये टारगेटेड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हम साउथ उड़ीसा का बात करेंगे और साउथ छत्तीसगढ़ का बात करेंगे या बुंदेलखंड का बात करेंगे, तो वहाँ पर जिस तरीके का इकोनॉमी है, जैसा इकोलॉजी है, प्लस जिस तरीके का इक्विटी है, ये जो 3E का बात करते हैं तो वहाँ पर शायद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज। अगर हमने 3E का अराउंड में अगर काम करना चाहते हैं, लाइक रूरल इकोनॉमी को एनहेंस करना चाहते हैं, लाइवलीहुड्स को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, और इनकम खाली लाइवलीहुड्स में नहीं है, उसका एसेट बेस है, उसका कैपेबिलिटीज़ है, तीनों एस्पेक्ट को लेके हम लोग सोच रहे हैं। एक्सपेंडिचर कैसे करके लोगों के पास में बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये सब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन तो गांव में देख रहे हैं, बट ये स्केल में कैसे हो पाएगा, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए करने के लिए हमको लगता है कि लार्ज स्केल पार्टनरशिप चाहिए एक्चुअली। एंड शायद स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक लेवल टू पंचायत लेवल टू नेशनल लेवल, आई थिंक काफ़ी लार्ज स्केल में ये कोalitions बनाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा नैरेटिव हमको लगता है कि क्रिएट हो रहा है अभी अराउंड दिस क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, और ये शायद इसी नैरेटिव के अराउंड में हमको लगता है कि इसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। और आई एम वेरी श्योर कि जैसा ये जो बातचीत हुआ है लास्ट 2 दिन में, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, बहुत सारा फोरम्स में ये बात हुआ है। तो ये सब लर्निंग को लेते हुए शायद इन फ्यूचर में हम लोग इसको और कैसे करके बाकी जगह में इंटीग्रेट कर पाएंगे, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल और एक विलेज लेवल प्लानिंग और वर्किंग विद द स्टेक होल्डर, तो ये सभी ये पर्सपेक्टिव कैसे और स्ट्रेंथन हो पाएगा। आई थिंक इस तरीके का शायद मैंने मेरे लिए पर्सनली जो लर्निंग है प्रदान के लिए जो है, इसको शायद और ज़्यादा बात करने का ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने का भी ज़रूरत है। खाली बात करने से भी शायद नहीं होगा, बात करना शुड बी द फर्स्ट स्टेप, बट और ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स फील्ड में लाने का भी ज़रूरत है और कम्युनिटी में लाने का भी ज़रूरत है। एंड देन इसमें जैसा हम लोग ICR का सर ये इवेंट के लिए पार्टनरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट चेंज के अराउंड में ये लोग भी कल आए थे। तो आई थिंक मल्टीपल डिपार्टमेंट का जो कल बात कर रहे थे और आज भी जो बात हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिमिलर, ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन कंडीशन इन स्केल एंड देन उसका सेंस ऑफ एजेंसी को बढ़ाना, प्लस एट द सेम टाइम लाइवलीहुड्स को ट्रांसफॉर्म करना और इकोलॉजी के अराउंड में काम करना जो सस्टेनेबल होगा। ये सब का अराउंड में शायद और बेटर कन्वर्जेंस पार्टनरशिप कैसे हो पाएगा, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली। तो ये लर्निंग के साथ हम जा रहे हैं एक्चुअली। बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपने इतनी साफ गोई के साथ में इस सवाल का जवाब दिया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आपने एक नई बात रखी, आपने 3J से 6J पर अब आप आ गए। आपने जल जंगल ज़मीन के साथ में जन जीव जंतु और जलवायु परिवर्तन को जोड़ दिया, और अपने बेहद छोटे जीवन के अनुभव के आधार पर आप ही की बात से प्रेरणा लेते हुए मैं उसमें एक 7वां J और जोड़ना चाहूँगा, और वो जन आंदोलन का रहेगा। तो क्योंकि जितनी बात आप लोगों ने करी है और जो पिछले 1.5 दिन से बात हुई है, वो सारी बातें जन को लेकर के हुई हैं। तो आज जब देश में तमाम किस्म के सामाजिक आंदोलनों की बात होती है, तो जन आंदोलन की बात होती है, तो एक टीस के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। और टीस ये रह गई, क्योंकि समय बार बार सॉरी हम समय का बोल रहे हैं, बड़ा क्लीशेड हो रहा है कि आपसे रूबरू नहीं हो पाए, आपको एक मौका नहीं दे पाए कि आप कोई सवाल कर पाते हमारे इस बेहतरीन पैनल से। तो उस माफ़ी के साथ में आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसी छोटी उम्मीद के साथ कि ये जल जंगल ज़मीन जन जीव जंतु और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम इस सत्र को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ढेर सारा धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप और सभी हमारे पैनलिस्ट को। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे फेलिसिटेशन के लिए प्लीज़ स्टे बैक। मैं इस एस्टीम्ड गेस्ट को फेलिसिटेट करने के लिए ईशा को बुलाऊंगी फ्रॉम ABF।